गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा मेरा वॉइस आ रहा है क्या आप लोगों को? यस बेटा। बेटा एक मिनट रुको, कुछ इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, लैपटॉप से चालू नहीं हो रहा है ये लेक्चर आपका। हाँ अभी हो गया। यस बेटा, अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? अभी वॉइस आ रहा है? ओके, वॉइस इज कमिंग। यस बेटा। तो हमने लास्ट टाइम होम्योस्टेसिस पढ़ा था क्या? लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या किया था? होम्योस्टेसिस कर लिया था। तो लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ा उसमें किसी को कोई परेशानी? उसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? ठीक है, चलो तो हम आज देखते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कराया था क्या? आई थिंक नहीं कराया था ना एडेप्टेशन। एडेप्टेशन नहीं हुआ था। एडेप्टेशन देखते हैं। सब बच्चे आ गए? कोई बच्चा बताएगा सर एडेप्टेशन ये होता है? एडेप्टेशन सर ये होता है। चलो मैं बताता हूँ क्या है ये। एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। यस यस इसने एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। देखो, तो एडेप्टेशन मे बी डिफाइंड एज, मे बी adaptation may be defined as any characteristic of organism, any characteristic of organism which makes the organism better suited
its environment. समझे क्या? देखो क्या है एडेप्टेशन के एडेप्टेशन में बी डिफाइंड एज एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मेक्स एन ऑर्गेनिज्म बेटर suited टू इट्स एनवायरमेंट, यानी कि कोई मॉडिफिकेशन। समझे क्या? एडेप्टेशन यानी कैसा हो सकता है? स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कैसा भी हो सकता है। इट मे बी एडेप्टेशन में बी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। बिहेवियरल टू, तो बेटा एडेप्टेशन करने का क्या मतलब है? जैसे कि आप कभी वहां पे गए हैं जो हिल स्टेशन होते हैं जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, आइस होती है। शिमला, शिमला मनाली, कहीं भी ऐसी जगह, देहरादून, मसूरी, जम्मू कश्मीर, या आपने कभी कोई वीडियो, कोई मूवी वगैरह देखी हो जिसमें कोई भी ऐसी कंट्री या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती हो, मतलब ठंडा इलाका हो, तो वहां पे क्या देखेंगे आप? कि आप अगर आप कभी जाएं तो आप एक चीज कंपेयर करना कि वहां के जो पेट्स होंगे, ठीक है ना, वहां पे जो डॉग कैट वगैरह होंगे, उनकी बॉडी पे हेयर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो हमारे फील्ड में जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो डॉग और कैट्स हैं। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? तो उनकी बॉडी पे आपको हेयर ज्यादा मिलेंगे जो हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे लोगों पे। हमारे यहाँ के जो पेट्स हैं उनकी बॉडी पे नहीं मिलेंगे, तो वो एक एडेप्टेशन है ना उनकी बॉडी में। समझे क्या? वो क्या है? वो एक एडेप्टेशन है। या फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी समझिए कि आप भाई अभी तो हम लोग नॉर्मल जगह पे रहते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएं, कहाँ चले जाएं? बहुत ज्यादा हाइट पे, मान लो कि आप लद्दाख घूमने चले गए, बहुत हाइट पे है ना। मोस्ट ऑफ द हाइट पे माना जाता है वहां पे लद्दाख, हिमालय रीजन में आप चले गए घूमने के लिए। तो बेटा वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी। वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो हो सकता है कि कोई कोई तो वहां पे सांस ही नहीं ले पाएगा। समझे क्या? थ्री इडियट्स मूवी सभी ने देखी है क्या, ये बताओ? थ्री इडियट्स मूवी के बारे में किसी ने सुना है? सुना है क्या? तो आपको याद हो उसमें लास्ट में ना एक लेक दिखाते हैं, ब्लू कलर की एक लेक दिखाते हैं पानी वाली, जहाँ पे करीना कपूर जाती है आमिर खान के पास। आमिर खान ही होता है ना उसमें। तो उसमें एक लेक दिखाई है वो जो लद्दाख में मिलती है, पेंगोंग लेक। समझे क्या? पेंगोंग लेक। वो जगह ऐसी है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। समझे क्या? ऑक्सीजन लेवल जो है वहां पे बहुत कम है, तो लोग जाते हैं तो वहां पे जाके उस एनवायरनमेंट में वो एडप्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल होता नहीं है, बॉडी साथ नहीं देती। तो बाजू में वहां पे उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बना रखा है, जिनको सांस नहीं आए वो तुरंत हॉस्पिटल में चले जाइए। समझे क्या? ऐसा प्रॉब्लम वहां पे होता है, लेकिन जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ठंड के पूछो मत। कुल्फी कुल्फी तो बाद में जमेगी, खुद को ऐसा लगता है कि बस ऊपर वाले बुला ले हमें। और इतनी ज्यादा ठंड होती है वहां पे, हवाएं इतनी तेज होती हैं, सांस नहीं ली जाती। लेकिन जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। समझे क्या? उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहीं अगर कुछ दिन रह लेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी कोई आप कभी आगे लद्दाख वगैरह घूमने जाएं, तो देखो वहां पे ना जब लोग जाते हैं तो वो जो टूरिस्ट वगैरह गाइड वगैरह जो होते हैं वो एक चीज बोलते हैं कि आप जैसे ही ले लद्दाख जाएं तो वहां पे आप एक दिन वहां के एनवायरनमेंट में केवल आप स्टे करिए। केवल स्टे करिए, कहीं भी इधर उधर घूमने मत निकलिए।
चिल्ड्रन, बेटा वेट करो, एक्चुअली लाइट पावर चली गई है। मेरी वॉइस आ रही है क्या? मुझे पता, मैं आपको पढ़ाने लग रहा था। बाद में पता चला आपको वॉइस ही नहीं आ रही है। तो थोड़ी देर आ जाएगी पावर, थोड़ी देर में मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? जैसे ही पावर आएगा। ठीक है। हेलो बेटा, क्या वॉइस आ रही है? हेलो बेटा, क्या वॉइस आ रही है? हेलो चिल्ड्रन, आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? हेलो। तो बेटा आपने कहाँ तक सुना था, जरा मुझे बताना। अडेप्टेशन, क्या आपने स्किन वाला एग्जाम्पल सुना था क्या? स्किन वाला एग्जाम्पल किया था, वो सुना था क्या? हेलो The voice is coming, children, children. हेलो 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 हेलो। बेटा एक्चुअली पावर नहीं आया, मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है। हो सकता है कि
हेलो, पावर आ गया। बेटा अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? एवरीवन, एवरीवन, वॉइस आ रही है क्या? ओके, तो बेटा क्या आपने वो, मैंने स्किन का एक एग्जांपल दिया था, क्या आपने वो सुना? क्या आपने वो सुना? एक जिन स्किन वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था। नहीं सुना? अच्छा, आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं सुना उसका। चलो ठीक है, एक अडेप्टेशन का एक एग्जांपल बताया था मैंने स्किन का। देखो क्या है वो। एक सेकेंड। देखो बेटा, क्या एग्जांपल है। आपने ये देख, आप लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो सुबह सुबह उठते हैं तो कभी खुद को आईने में देखा है आपने? शीशे के सामने, मिरर के सामने खुद को देखा है ना? तो देखो, नहीं देखा तो ये चीज गौर कर लेना कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं और खुद को आईने में देखते हैं, तो उस वक्त जो आपका चेहरा है, आपकी जो बॉडी है ना, उस वक्त वो सबसे ज्यादा फेयर लगेगी आपको, सबसे ज्यादा गोरा महसूस करेंगे आप। लेकिन जब आप पूरा दिन काम करने के बाद कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह जाएंगे, फिर शाम को, जब शाम को आप, शाम के वक्त आप खुद को देखेंगे,
तो उस वक्त आपका चेहरा सबसे ज्यादा डरावना होगा, खुद को ही देख के डर लग जाएगा। समझे क्या? कि अरे क्या ये मैं ही हूँ, ऐसा होगा। समझे क्या? खुद को ही देख के डर लग जाएगा। तो ऐसा इसीलिए कि सुबह सुबह उठते हैं तो हम गोरे लगते हैं, लेकिन शाम के वक्त जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा चेहरा इतना काला काला लगता है। वो इसीलिए होता है कि जो हमारी स्किन होती है ना, हमारी जो स्किन होती है, जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में आती है, सनलाइट के एक्सपोजर में आती है तो वो डार्क हो जाती है, क्योंकि उसमें एक एक्यूमुलेशन हो जाता है एक पिगमेंट का, जिसका नाम है मिलेनिन। क्या नाम है उसका? मिलेनिन। तो ये मिलेनिन जो है हमें सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, हमारे अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। समझे क्या? ये मिलेनिन पिगमेंट। तो ये एक अडेप्टेशन है कि नहीं? भले शॉर्ट टर्म के लिए आप फिर से रात को सो जाएंगे और सुबह देखेंगे तो आप फिर से गोरे होंगे। समझे क्या? तो भले ही शॉर्ट टर्म के लिए अडेप्टेशन तो है ना बॉडी के अंदर। बोलो, है कि नहीं? और देखो, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब सुनाता हूँ। देखो, आपने कंगारू देखा है? कंगारू का फोटो तो देखा होगा, है ना? तो कंगारू जो होता है ना, आपने देखा होगा उसकी जो टेल होती है वो काफी थिक होती है। कंगारू की जो टेल होती है वो काफी थिक होती है ना? तो बेटा उसकी जो टेल है ना वो थिक होती है, तो वो उसको एज अ फिफ्थ लिम्ब इस्तेमाल करता है फॉर द बैलेंस ऑफ इट्स बॉडी। समझे क्या? अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए अपनी उस थिक टेल को वो एज अ फिफ्थ लिम्ब इस्तेमाल करता है। लिम्ब मतलब मेरे जो दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, क्या ये लिम्ब? दो पैर। समझे क्या? लिम्ब मतलब हाथ पैर। क्लियर है क्या? बायोलॉजी में हाथ पैरों को क्या बोला जाता है? लिम्ब बोला जाता है। और अगर डिजिट बोला जाए, क्या बोला जाए? डिजिट। तो डिजिट मतलब ये क्या है? ये दिखाई दे रही है क्या? फिंगर्स, इनको बोलते हैं डिजिट्स। समझे क्या कि लिम्स के अंदर कितने डिजिट्स हैं? समझे? ये नहीं कि चेक बुक पे कितने नंबर का डिजिट है, तो चेक बुक 1 लाख का या 5 लाख का है। समझे क्या? ऐसे नहीं। डिजिट मतलब कि हैंड्स में हमारे कितने उंगलियां, ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स को बोला जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर? और देखो, और मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक लिजार्ड का भी एग्जांपल दिया था, क्या आपने वो भी सुना था क्या? लिजार्ड का एग्जांपल दिया था, क्या आपने वो सुना था उस वक्त? वो भी नहीं सुना था क्या? अच्छा देखो, लिजार्ड में क्या था, क्या आपने आपने ये नोटिस किया होगा या आप कभी नॉर्थ गए होंगे तो देखना कि लिजार्ड जो होती है, हमारे घरों में जो लिजार्ड होती है वो आपको सर्दियों के दिनों में नहीं मिलेगी। जब विंटर सीजन आएगा ना, तो वो आपको पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलेगी सर्दियों के दिनों में, लेकिन गर्मियों के दिनों में वो आपको खूब मिलेगी, क्योंकि सर वो एक हाइबरनेटिंग एनिमल है। समझे कि नहीं? तो वो अपनी एनर्जी सेव करता है, उस वक्त उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है। समझे कि नहीं समझे? तो वो जाके छुप जाते हैं, क्योंकि सर्दियां इतनी ज्यादा होती हैं कि उसमें सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो जाके सो जाते हैं। समझे क्या? तो अडेप्टेशन है कि नहीं? बोलो। और देखो, और एक दो एग्जांपल और देता हूँ अडेप्टेशन के। डेजर्ट प्लांट के बारे में सुना है? डेजर्ट प्लांट होते हैं, कैक्टस वगैरह, अपुंशिया। जो कैक्टस तो सुना ही होगा। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ना आपने देखा होगा कि जो लीफ होती है वो होती नहीं है, या तो लीफ होगी नहीं, या होगी तो बहुत छोटी होगी। तो उनके जो लीव्स हैं ना वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए। उनके जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। समझे क्या? जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। समझे क्या? भाई डेजर्ट में रह रहे हैं, पानी की वैसे ही कमी है, तो लीफ जो होती है वो इतनी बड़ी होती है ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक की इतनी बड़ी होगी। तो जितना बड़ा ये सरफेस एरिया होगा, एरिया बड़ा है कि नहीं,
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा स्टोमेटा होगा, एक्सपोजर टू सनलाइट होगा, होगा कि नहीं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होगा और वाटर का लॉस हो जाएगा, वहां से हो जाएगा नहीं, यानी जितना ज्यादा बड़ा लीफ उतना ही ज्यादा वाटर का लॉस। तो इसने क्या किया, इसने इसको ऐसे कर लिया फोल्ड और स्पाइन बन गया। अब बताओ सरफेस एरिया कम हो गया कि नहीं, बोलो, कम हो गया ना, तो वाटर लॉस कैसा होगा, कम होगा कि नहीं, समझ में आया, तो ये एक अडेप्टेशन है, समझे। अब जैसे कि मैं और भी एग्जांपल दे दूं, आपने बर्ड्स तो देखे होंगे, बर्ड्स देखे हैं कि नहीं, तो बर्ड्स के ना बीक होता है कि नहीं, तो उनके जो बीक होते हैं, आप इतने सारे बर्ड्स देखेंगे ना, तो उसमें डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे, किसी भी बर्ड का बीक सेम नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर चांस है। तो सबके अलग अलग डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो अलग अलग है, समझे क्या, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक फीडिंग हैबिट की वजह से उनके बीक जो हैं वो डिफरेंट शेप के हैं। इज इट क्लियर, क्या आपने सुना, ये सुना क्या। और सुनो, रूट और शूट सुना है, रूट और शूट सुना है क्या, प्लांट देखा है कि भाई, प्लांट देखा है क्या, देखा ही होगा सर, कैसी बातें करते हो आप, प्लांट नहीं देखा होगा हमने। तो देखो भाई, आ, ये मैंने एक प्लांट बना लिया, ठीक है। अब ये जो प्लांट है ये तो है इसका रूट, और ये इसका शूट यानी स्टेम। तो बेटा ये एक बात बताओ, ये सन कहाँ है, यहाँ है, ये क्या है, सन, और बताओ पढ़ने में लग रहा है मन, तो ये है सन। तो देखो होगा क्या, जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट कहाँ पड़ेगी, इस स्टेम पे पड़ेगी, तो इस स्टेम की जो ग्रोथ होगी टुवार्ड्स द सनलाइट होगी कि नहीं, ये जो शूट है, शूट ग्रोथ करता है टुवार्ड्स द सनलाइट, तो ये एक अडेप्टेशन है कि नहीं। और रूट को क्या चाहिए सर, वाटर, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ये कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाता है। और अब मान लो कि भाई आपने सोचा कि सर मैंने आज शक्तिमान देखा है, मैंने कल रात को बैठ के 2-3 एपिसोड शक्तिमान के देखे और मैं शक्तिमान जैसा उड़ना चाहता हूँ छत से, है ना, तो आप ऐसे गोल 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 घूमने लगे, तो जैसे ही आप जंप करेंगे तो एक बात तो, हवा में उड़ोगे या नीचे आओगे, बोलो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, करना नहीं है किसी को ऐसा, कि भाई कहाँ जाओगे, हवा में उड़ोगे या नीचे आओगे, सर कैसी बातें कर रहे हो, ग्रेविटी अपना कमाल दिखाएगी सर, ग्रेविटी अपना कमाल दिखाएगी और हम नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये रूट्स कहाँ जा रही हैं, ग्रेविटी अपना कमाल दिखा रही है और रूट्स कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना, ग्राउंड में, टुवार्ड्स द ग्रेविटी, रूट ग्रोस टुवार्ड्स द ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म उसको हम कहते हैं। तो ये भी तो एक प्लांट के लिए अडेप्टेशन है, समझे क्या, क्लियर है। आपने देखा होगा, चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ, सीड देखा होगा आपने, कभी कभी आपने देखा होगा जो सीड है वो कभी कभी ग्रो नहीं करता है ना, ऐसा लगता है जैसे वो मर गया है, डेड हो गया है ना, लेकिन जब उस सीड तो उसको डोरमेंसी कहते हैं ना, आपने 9-10 में पढ़ा होगा डोरमेंसी, कि टेम्परेरी जो ग्रोथ है वो टेम्परेरी रुक जाती है उस वक्त, है ना। तो जैसे ही उस सीड का फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगा, तो उसकी जो डोरमेंसी है वो ब्रोक हो जाएगी और वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, समझे क्या, समझे कि नहीं समझे, तो वो भी तो एक अडेप्टेशन है, बोलो। और फॉर एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन बीइंग का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं बताता हूँ अडेप्टेशन का, जब भी किसी ह्यूमन बीइंग के बुरे दिन आते हैं, जब भी किसी के बुरे दिन आते हैं, तो वो क्या करता है, या आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो क्या बोलते हो, अरे गणपति बप्पा मुझे बचा लेना, है ना, हे भगवान मुझे बचा लेना, राम राम राम, है ना, लोग माला ले लेते हैं, मंदिर जाना चालू कर लेते हैं और राम 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 नाम की माला जपने लगते हैं, करते हैं कि नहीं लोग, बताओ, है ना।
जब उन पर बुरे दिन आते हैं, दुख आता है तब। करते हैं कि नहीं? तो जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बाद में किसी का नाम लेंगे, पहले ऊपर वाले का नाम लेंगे कि हे ऊपर वाले हमें बचा लेना, नहीं तो पापा आके हमें आज बहुत डांटेंगे, पिटाई लगाएंगे। होता है कि नहीं? तो तुरंत अडेप्टेशन आता है हमारे अंदर। वैसे हम गॉड को नहीं पूछते हैं कुछ भी, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हमारा आया, हम तुरंत भगवान को याद करते हैं। बोलो, होता है कि नहीं ऐसा? क्लियर है? एडेप्टेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझे क्या? तो सुनो, जब भी वो जो अडेप्टेशन होता है ना, अगर वो अडेप्टेशन शॉर्ट टाइम के लिए है, जैसे आया फिर चला गया, समझे क्या? आप हमेशा तो राम नाम जपते नहीं हो ना, कि भाई माला लेके राम 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 ऐसे जपते नहीं हो। जब परेशानी आती है तब जपते हो, है ना? तब भगवान का नाम लेते हो, फिर भूल जाते हो। यानी कि अगर अडेप्टेशन कम वक्त के लिए आया है, समझे क्या, तो उसको शॉर्ट टर्म कहेंगे कि कम वक्त के लिए आया है। अगर वही अडेप्टेशन लंबे वक्त के लिए आया है, किसके लिए? लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? बोलो, लॉन्ग टर्म। समझे कि नहीं समझे? इज इट क्लियर? जैसे कि डेजर्ट प्लांट के डेजर्ट प्लांट के स्पाइंस बन जाना, लीव्स के स्पाइंस बन जाना, तो वो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है ना। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, मच्छर खून चूसते हैं हमारा, शक शक करते हैं ब्लड, तो फीमेल एनोफ्लीज जो होती है, उसको एग फॉर्मेशन के लिए ना मैमेलियन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में से क्या करेगी, ब्लड सक करेगी। तो ब्लड सक करेगी कहाँ से करेगी, यानी उसका जो माउथ पार्ट है ना, उसका जो माउथ पार्ट है, वो केस में हो गया है, अडेप्ट कर गया है फॉर द सकिंग ब्लड। समझे क्या? यस, जिराफ भी एक एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का, कि सर छोटे छोटे प्लांट्स को पहले वो लोग खाते थे, तो उन्होंने सारे प्लांट्स खा लिए, तो छोटे प्लांट्स खत्म हो गए। तो फिर धीरे धीरे सर उनकी जो नेक थी वो लंबी होती गई, क्योंकि ग्रेजिंग हैबिट की वजह से। नहीं होती तो फिर वो अल्लाह को प्यारे हो जाते। समझे क्या? क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? तो यानी कि ये आसिम सर, एक चीज हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताई भी थी, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में इवॉल्व हुए हैं, जितने भी, और इवोल्यूशन हुआ है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना इवोल्यूशन। तो यानी कि सर, सब लोग क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या कर रहे हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन जेनेटिक मटेरियल है जो कॉमन है। समझे क्या? और वो हो सकता है कि वो तो किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो। समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे का पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ तक कंप्लीट? आगे देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखो बेटा होता क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, समझे क्या? सर जो सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, कि ये जो सेल होती है, क्या आपके अंदर सेल है क्या? क्या आप सबके अंदर सेल है क्या? सभी के अंदर है। सर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बोर हो गए इसको पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
तो सर इस दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब किसके बने हैं बताओ? ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, है कि नहीं सर? अब दो टाइप के एनिमल हमने पढ़े हैं सर, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स। एक तो होता है सर यूनिसेलुलर, पढ़ा है कि नहीं? एक होता है मल्टी सेलुलर। बोलो, है कि नहीं बेटा? तो यूनी मतलब क्या होता है सर? सिंगल, क्या है? सिंगल सेल। और मल्टी मतलब मैनी सेल्स, इसका क्या मतलब है? सिंगल सेल। समझे क्या? है ना? तो यानी कि क्या है मतलब कि सर इस दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल का बना है, मल्टी सेलुलर है तो मैनी सेल्स का बना है। तो इस फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि सर जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग तो बहुत सारे, मैनी सेल्स की क्या बात करोगे, हमारे पास तो ऑर्गन सिस्टम ही बहुत बेहतरीन है कि नहीं? तो एक बात बताओ बेटा, हमारी बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हार्ट है जो काम करता है, तो हर चीज के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? है ना? तो एक बात बताओ कि ये जो दीवार है, मेरे पीछे दीवार दिखाई दे रही है, इसमें कोई सेल है क्या? बोलो, इसमें कोई सेल है क्या? नहीं है ना? ये पानी की बोतल दिखाई दे रही है क्या? ये देखो, इसमें कोई सेल है क्या कुछ? कि भाई इस बोतल में कोई सेल है? और कुछ दिखाऊं क्या? और तो कुछ है नहीं मेरे पास। समझे क्या? तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में आपको सेल मिलेगा क्या? एक बात बताओ। है ना? तो यानी कि सर हमें ये समझ में आ गया कि अगर ये यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यानी कि सर ये सिंगल सेल भी कैपेबल है अपनी लाइफ के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, ये इंडिपेंडेंटली जिएगा सर, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझे क्या? भाई फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आप में से कोई कहे कि सर मेरा तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप डाइजेस्ट कर दो, आप अपना ऑर्गन सिस्टम दो, डाइजेस्टिव सिस्टम, और मेरा खाना डाइजेस्ट कर दो, तो इज इट पॉसिबल? बोलो, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। आप कहो कि सर मेरा तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आप अपना हार्ट मुझे 2-3 दिन के लिए किराए पे दे देंगे क्या सर? हाँ, थोड़ा ब्लड ट्रांसपोर्ट में अपना ठीक कर लेता हूँ या ठीक कर लेता हूँ, इज इट पॉसिबल? नहीं होगा ना। समझे क्या? तो यानी कि अगर ये सारे सिंगल सेल भी है ना, तो ये अपने सारे काम, यानी कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? है ना? कोई जादू नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और आपके बॉडी का जो ब्लड ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी की जो सेल है वो आप ही के लिए ही काम करेंगे, जो भी वो फंक्शन कर रहे हैं। है ना? मैं अपनी बॉडी से आपके लिए कुछ भी नहीं करवा सकता। इज इट क्लियर? और ये सिंगल सेल, ये भी जो भी इसके लाइफ प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंटली करेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बताओ, समझ में आया क्या? है ना? तो यानी कि सर मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, क्या लाइन लिख सकता हूँ सर मैं? सुनो, तो पहली बात तो ये पता ही है कि सर ये एक तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसको मैं अभी लिख दूंगा, है ना? तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि सर अगर कोई भी स्ट्रक्चर, यानी जो सेल है, अगर उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, अगर उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, एनीथिंग लेस देन
एनीथिंग लेस देन a complete structure, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. इंडिपेंडेंट लिविंग, समझे क्या? तो यानी कि सर इससे हमें ये समझ में आ गया हैंस कि जो एक डेफिनेशन हमने अपने बचपन से पढ़ी है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल होता है ना, यहाँ पे पहले फंडामेंटल लिख देना, इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल होती है ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझे क्या? यानी कि एक सेल का ऐसा स्ट्रक्चर जो कंप्लीट ही नहीं है, लेस देन है कि एक सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट भी नहीं है, तो उसको सेल कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना, समझे क्या? वो इंडिपेंडेंट लिविंग ही नहीं होगा कि हम उसको कह सकें कि भाई ये लिविंग है, समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए तो वायरस को कहा जाता है कि वायरस इज नॉन लिविंग। इज इट क्लियर? वायरस इज नॉन लिविंग। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया कि नहीं, ये बताओ। So in this way, the cellular organization is proved to be defining property of all living organism। समझे क्या? देखो इसको लिखो, फिर एक कंसेप्ट और समझाता हूं, फिर और समझाता हूं, लिखो इसको। कॉपी कर लो इसको। अब आप कहेंगे कि सर कोई स्ट्रक्चर जब कंप्लीट ही नहीं है, मतलब एक सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं है, तो उसको लिविंग नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कह सकते उसको। ये बात समझ में आई है ना? तो आप कहेंगे सर प्रोकैरियोट भी तो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो बैक्टीरिया होता है। प्रोकैरियोट हमने सुना है सर बचपन में, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक कुछ हमारी फैकल्टीज पढ़ाते थे सर। तो इसका मतलब सर वो भी लिविंग नहीं होगा, एक इंडिपेंडेंट, है ना? बोलो, क्लिक किया दिमाग में? कुछ क्लिक किया क्या? इसको कॉपी करो, ये कंसेप्ट भी मैं आपका दूर कर देता हूँ, तो जो दिमाग में आपके चल रहा है। इसको वो पीछे वाला स्लाइड का कॉपी कर लिया था क्या? क्या पीछे वाला स्लाइड कॉपी कर लिया था? पीछे वाला नहीं किया अभी? ये स्लाइड कंप्लीट है क्या? ओके, चलो इस स्लाइड को कंप्लीट कर लो। आज कोई बच्चा है जो नया आया है? ऐसा कोई बच्चा है क्या जो आज की क्लास में नया है? मतलब मेरी क्लास में पहली बार आया है, कोई ऐसा बच्चा आया है आज?
सर आई एम न्यू स्टूडेंट। उत्कर्षा, उत्कर्षा है ना बेटा? यू आर अ गर्ल ना? उत्कर्षा, ओके। यहाँ तक कंप्लीट। और कौन है नया स्टूडेंट? क्या नाम है बेटा? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। स्वामिनी, स्वामिनी ना बेटा? आप लोग बेटा ग्रुप में ऐड हो गए हैं क्या सभी? आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए हैं? ओके। सर हाउ वायरस इज नॉन लिविंग, यस। देखो ये हो गया कॉपी, ये बताओ ये कॉपी हो गया क्या? है ना? अब आपके दिमाग में ना बहुत सारे घूम रहे होंगे सवाल, अरे सर ये आपने क्या बता दिया, हमारी तो पूरी पढ़ाई खराब हो गई, हमने जो बचपन से पढ़ी थी, है ना? अब सुनो, पहली बात मुझे एक चीज ये बताओ कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लिए, यानी कि अगर हम ये कहें कि भाई ये एक सेल है, कंप्लीट सेल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे ये कोई बता सकता है कि भाई फॉर अ कंप्लीट सेल, फॉर अ कंप्लीट सेल एट लीस्ट थ्री थिंग्स शुड बी प्रेजेंट। समझे क्या? थ्री थिंग्स शुड बी प्रेजेंट। तो बेटा एक कंप्लीट सेल होने के लिए ना तीन चीजें होनी ही चाहिए। समझे क्या? देखो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक थिंग ये होनी चाहिए। दूसरा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। और तीसरा डीएनए होना चाहिए। जिस किसी के भी अंदर ये तीनों ही चीजें प्रेजेंट होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, तो उसको हम एक कंप्लीट सेल कहेंगे। समझे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए, ये तीनों चीजें एटलीस्ट होनी ही चाहिए कंप्लीट सेल के लिए। समझे क्या? अब सुनो, आपका वायरस नॉन लिविंग क्यों है? बिकॉज सुनो, वायरस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर नंबर 2 में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट। समझे क्या? दैट्स वाई वायरस इज नॉन लिविंग, मतलब इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट लिविंग। समझे क्या? क्लियर है क्या? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर एक सेल को कंप्लीट होने के लिए, यानी सेल हम कहें कि वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? समझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए। समझ में आया सबके? क्लियर? अब समझ में आ गया कि सर प्रोकैरियोट इंडिपेंडेंट लिविंग क्यों होता है, वो एक लिविंग क्यों है ना? क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए भी है, साइटोप्लाज्म भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है ना? क्लियर? चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी कर लो। और बेटा 5 मिनट का ब्रेक है।
हम ठीक 5 मिनट बाद मिलेंगे, 5 मिनट ब्रेक।
हेलो बेटा, वॉइस आ रही है? हेलो बेटा, वॉइस आ रही है क्या? लिख लिया बेटा? कॉपीड? अब देखो बेटा, बेटा आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, तो एक चीज बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखो। इंपॉर्टेंट डेट्स। अच्छा मुझे बताओ कि डॉक्टर्स डे कब होता है? डॉक्टर बनने वाले हो ना, डॉक्टर्स डे कब होता है बताओ। कब होता है डॉक्टर्स डे? पता है किसी को? 30 मार्च? आई थिंक 1 जुलाई को होता है बेटा। देखो एक बार सही से, 1 जुलाई को होता है डॉक्टर्स डे। चेक करो, मुझे तो 1 जुलाई याद है। बेटा आपने यूएसए का देख लिया है? बेटा आपने यूनाइटेड स्टेट्स का देख लिया है? 13 मार्च, 30 मार्च। इंडिया में तो 1 जुलाई है। है ना? वेस्ट बंगाल के चीफ, पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बॉर्न हुआ था ना, कुछ ऐसा ही है ना स्टोरी। बिधन चंद्र रॉय करके थे वो, भारत रत्न वगैरह भी मिला था उनको। फिजिशियन थे वो एक। अच्छा, डॉक्टर्स डे हो गया। अच्छा एक नेक्स्ट बताओ, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, ये बताओ। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर। समझे क्या? अच्छा आप लोग कहाँ रहते हो? अर्थ पे ना, तो वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल। समझे क्या? अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जुलाई? नहीं बेटा, आई थिंक 5 जून होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून। और वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। 16 सितंबर। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। नीट 2018 का क्वेश्चन, समझे क्या? जब नीट 2018 हुआ था ना, तो नीट से 3 4 दिन पहले, 4 दिन पहले करीब, मैं बच्चों का रिवीजन ले रहा था। उनकी लास्ट यूनिट थी 12th की लास्ट यूनिट, एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है? तो वहां पे ये पूरा पॉल्यूशन, ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? एनवायरमेंट से रिलेटेड यूनिट है पूरा। तो मैंने ना उनको
उस रिवीजन में मैंने उनको ये 2 डेट बताई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड ओजोन डे। सुन रहे हो क्या? ये 2 डेट्स के बारे में मैंने उन्हें बताया। बेटा ये लिख लो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे याद रखना 5 जून को है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को है, क्योंकि हम टॉपिक वही पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन था। तो वो जो बच्चे बैठे थे ना, उनको लगा कि सर तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये डेट वगैरह क्या आएगी, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये डेट कहाँ से आएगी, है ना। तो उन्होंने अपने रिवीजन में वो चीज़ ध्यान से नहीं सुनी, समझे क्या। और 3 दिन बाद जब वो अपने एग्जाम में गए तो ये लाइन एज इट इज लिखी हुई थी, वर्ल्ड ओजोन डे, और डेट लिखा था। उसमें से वो बच्चे उसको टिक ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं वहां पर रिवीजन में, समझे क्या। क्योंकि मैं उनका रिवीजन ले रहा था, ओजोन का एनवायरनमेंट पढ़ा रहा था, ओजोन का रिवीजन ले रहा था, ओजोन टॉपिक का लास्ट यूनिट थी, और उन्होंने सुना नहीं। एक बच्चे ने ध्यान से सुना था, एक बच्चे ने सुना था ध्यान से, और वो टिक करके आया था। और बच्चे आगे पता है क्या कहते हैं, सर ये वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है, हमें पता ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई 4 दिन, ठीक 4 दिन पहले मैंने आपको रिवीजन में ये बताया था, याद है क्या किसी को, है ना। तो वो बोलने लगे अरे नहीं सर नहीं बताया था। तो उसमें से एक बच्चा बोला हाँ सर बताया था, मैं टिक करके आया हूँ सही, समझे क्या। एनसीईआरटी ने इसकी डेट नहीं दी है, लेकिन इस डेट ये मंथ होगा ये उन्होंने बताया वहां पे, समझे क्या। तो एनसीईआरटी का बेटा जो डॉट भी लिखा है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी कुछ लिखा हुआ है, समझे क्या। तो ऐसा मत सोचिए कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर जो बनता है नीट का वो एनसीईआरटी से ही बनता है। आप पहली बार देने जा रहे हैं बस, है कि आप पहली बार देने जाएंगे, हमने बहुत सारे बच्चों को दिलवा दिया एग्जाम, है ना। तो उस एग्जाम के लिए करना क्या है वो आपको पता है या हमें पता है, क्लियर। और कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें करनी है, वो सब हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, कि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा पार्ट क्या है, और हम दोनों का साथ में क्या पार्ट है वहां पे, है कि नहीं। और जो भी बच्चे नए आए हैं वो उस लेक्चर को, पहले दूसरे लेक्चर को जरूर देख लें, है ना। वो पहले दूसरे लेक्चर को जरूर देख लें, सबसे पहले बायोलॉजी का जो मैंने लिया था। तो आप सबको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो नीट है वो क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और डेट्स याद रखने के लिए बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, कुछ ही है, 10-12 डेट्स हैं बस, वही याद रखनी है, समझे। और चलो एक क्वेश्चन और, एक डेट और मैं बताता हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्योंकि वहां पे चैप्टर है ना पॉपुलेशन वाला, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 12th का चैप्टर है ये। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बताओ कब होता है, 11 जुलाई को होता है, समझे क्या, कब होता है, 11 जुलाई को, क्लियर है। ठीक है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं ना, वो पुराने वाला वीडियोस देख लें, ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया है स्टार्टिंग से। अगर कोई दिक्कत है किसी को, है ना, हमने जस्ट एक टॉपिक ही कंप्लीट किया है अभी, व्हाट इज लिविंग वाला, ठीक है। और अ, आप में से किसी को कोई भी दिक्कत रहेगी, मैं एक नेक्स्ट वीक में एक क्लास में आपकी ले लूंगा, ठीक है। मैं एक क्लास रख लूंगा जिसमें हम लोग, मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं मैं वो फिर से उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो किसी का कुछ भी नहीं छूटेगा, सब सेम पेज पे आ जाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। किसी भी बच्चे को बायोलॉजी में मैं बॉटनी पार्ट लूंगा, किसी को भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी परेशानी मुझे बताओ, ठीक है। और दिमाग में केवल एक फोकस रखो कि सर को 2023 में पार्टी देनी है। दोगे क्या सब पार्टी,
ठीक है, पार्टी देंगे सब। चलो सब मिलके पार्टी करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना पढ़ के रखना। और मैं आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट्स की, कुछ डे हैं, उन सब की मैं बातें करूंगा, वो सारे मैं लिखाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।